हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सुरभि सिंह और आज मैं आपसे ब्लैक कार्बन के बारे में बात करने जा रही हूँ। एनर्जी एंड एनवायरनमेंट में मैंने अभी तक ग्रीन हाउस गैसेस इसके पहले के लेक्चर में कवर कर दिया था। अगर आपको उसका लिंक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज मैं उसी के आगे आपसे बात करने वाली हूँ ब्लैक कार्बन के बारे में। तो अगर हम ब्लैक कार्बन की बात करें तो ब्लैक कार्बन कोई गैस नहीं होता है। ये एक एरोसोल पार्टिकल कह सकते हैं या सॉलिड पार्टिकल कह सकते हैं इसको एक तरीके से। जैसे अगर आप अपनी परफ्यूम या डिओड्रेंट को स्प्रे करते हैं तो आप उसमें से देखते हैं कि कुछ सेमी लिक्विड सा पार्टिकल निकलता है जो थोड़ा सॉलिड पार्टिकल भी होता है, एरोसोल सा भी होता है। तो एरोसोल तो बेसिकली हम उसी को ही कहते हैं। उसके अलावा अगर हम ब्लैक कार्बन की बात करते हैं तो वो एक सॉलिड पार्टिकल भी होता है। अभी मैं आगे की डायग्राम में दिखाऊंगी तो आपको समझ में आएगा। तो जो ब्लैक कार्बन होता है बेसिकली ये आपके लिए एटमॉस्फेयर को वार्म करने का रोल प्ले करता है। जैसे अभी मैंने आपको ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में बताया था कि ग्रीन हाउस गैसेस जो आपके अर्थ से जो भी आपकी रेज रिफ्लेक्ट होकर आ रही थी, लॉन्ग वेवलेंथ की जो रेज थी रिफ्लेक्ट होकर आ रही थी, तो ग्रीन हाउस गैसेस उसको एब्जॉर्व करते थे और एब्जॉर्व करने के बाद री एमिट करते थे ऑल डायरेक्शन में, तो जिससे हमारे एटमॉस्फेयर वार्म रहता था। तो सेम इसी तरीके से ब्लैक कार्बन भी आपका एक सॉलिड पार्टिकल होता है जो कि आपके एटमॉस्फेयर को वार्म रखने में कंट्रीब्यूट करता है। इसको हम ऑलरेडी सूट भी कहते हैं। इट इज़ फॉर्म ऑफ पार्टिकुलेट एयर पॉल्यूटेंट प्रोड्यूस फ्रॉम इनकम्प्लीट कंबशन। ये वर्ड जरूर ध्यान रखिएगा, इनकम्प्लीट कंबशन की वजह से ब्लैक कार्बन बनता है। क्वेश्चन इस तरीके से आएगा, 3 स्टेटमेंट दे देंगे। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज अ सूट, इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाई कंप्लीट कंबशन एंड इट इज़ बेसिकली अ लिक्विड पार्टिकल। तो इसमें से कौन से ऑप्शंस करेक्ट हैं? तो क्वेश्चन बेसिकली यूपीएससी इसी तरीके से पूछती है। तो वर्ड याद रखिएगा कि कंप्लीट कंबशन नहीं, इनकम्प्लीट कंबशन की वजह से आपका ये ब्लैक कार्बन जनरेट होता है। किसके इनकम्प्लीट कंबशन की वजह से? बायोमास बर्निंग, या जो भी हम लकड़ी पर खाना बनाते हैं। बेसिकली अगर आप गांव वगैरह में देखेंगे तो जो ओपले होते हैं या जो काऊ डंग होता है उस पर खाना बनाया जाता है, या लकड़ी को जलाकर खाना बनाते हैं या फिर कोयले को जलाकर खाना बनाते हैं। तो उसके थ्रू जो उसके हाफ कंबशन से या इनकम्प्लीट कंबशन से जो भी आपका एक पार्टिकल रिलीज होता है वो आपका ब्लैक कार्बन होता है, जो कि आपका नॉर्मल कार्बन से कहीं डिफरेंट होता है। तो इसके हमारे सोर्सेज क्या क्या हैं? बायोमास बर्निंग, कुक्ड विथ सॉलिड फ्यूल, डीजल एग्जॉस्ट एक्सेट्रा। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ पार्टिकुलेट एयर पॉल्यूटेंट प्रोड्यूस्ड फ्रॉम इनकम्प्लीट कंबशन। इट कंसिस्ट ऑफ प्योर कार्बन इन सेवरल लिंक्ड फॉर्म्स। अच्छा, जो ये ब्लैक कार्बन होता है इसका बेसिकली रोल क्या होता है एटमॉस्फेयर में? जो ब्लैक कार्बन होता है जो आइस या ग्लेशियर होते हैं वहाँ पर जाकर जम जाता है। जैसे अगर आपको ये आइस दिख रहा है, इस आइस के ऊपर जो ये पर्टिकुलर पार्ट है ये आपका ब्लैक कार्बन है। तो ये जो आपका ब्लैक कार्बन होता है आइस या ग्लेशियर पर जाकर चिपक जाता है। अब इस ब्लैक कार्बन की प्रॉपर्टी क्या होती है? ये जो ब्लैक कार्बन है वो सनलाइट को एब्जॉर्व करता है। बहुत ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, ये सनलाइट जो आपकी आती है उसको एब्जॉर्व करने की टेंडेंसी होती है ब्लैक कार्बन में। वो आइस होती है, इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि जो भी सनलाइट आती है ये इसको रिफ्लेक्ट कर देती है, क्योंकि ये इसको हम एल्बेडो भी बोलते हैं, ठीक है। रिफ्लेक्शन यानी एबिलिटी टू रिफ्लेक्ट द सनलाइट। तो जो ये आइस होती है इसका जो एल्बेडो होता है इसको ये डिक्रीज कर देता है, क्योंकि जो कार्बन ब्लैक कार्बन का काम है सनलाइट को ट्रैप करना। बात समझ में आ रही है? तो अब ऐसे क्या होता है कि जब यहाँ पर सनलाइट होती है, सनलाइट जब आपकी इस ब्लैक कार्बन के ऊपर पड़ेगी तो ये जो लाइट की रेज हैं इसको ये ब्लैक कार्बन ट्रैप करेगा। इसका ये मतलब है कि एनर्जी को स्टोर करेगा और ये जो आइस है ये धीरे धीरे करके मेल्ट होती जाएगी। अब ये जो आइस या ग्लेशियर है ये मेल्ट होगा तो ये जो आपका सी का लेवल होता है उसको बढ़ा देता है। होपफुली आपको बात समझ में आई होगी। तो ब्लैक कार्बन की ये प्रॉपर्टी बिल्कुल मत भूलिएगा कि ये सन रेज को एब्जॉर्व करता है। आइए देखते हैं। ब्लैक कार्बन वार्म्स द अर्थ बाय एब्जॉर्विंग हीट इन द एटमॉस्फेयर एंड बाय रिड्यूसिंग एल्बेडो। ठीक है, एल्बेडो का क्या मतलब है? एबिलिटी टू रिफ्लेक्ट सनलाइट व्हेन डिपॉजिटेड ऑन स्नो एंड आइस। तो जो ये आपका जो ब्लैक कार्बन होता है ये हीट को एब्जॉर्व करता है और एल्बेडो को रिड्यूस करता है, ठीक है, जो भी आपका जो स्नो या आइस पर डिपॉजिट हुआ रहता है। इट इज़ स्ट्रॉन्गेस्ट एब्जॉर्बर ऑफ सनलाइट। प्लीज माइंड इट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इट इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट एब्जॉर्बर ऑफ सनलाइट एंड हीट द एयर डायरेक्टली। इन एडिशन इट डार्कन्स द स्नो पैक्स एंड ग्लेशियर थ्रू डिपोजिशन एंड लीड टू मेल्टिंग ऑफ आइस एंड स्नो। अब आपको ये डायग्राम समझ में अच्छे से आ गया होगा।
इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो आपका ब्लैक कार्बन होता है वो आपके एटमॉस्फेयर में 1 दिन से लेकर 1 हफ्ते तक रह सकता है। तो ये चीज़ें भी जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं इनको याद रखिएगा। अगर हम इंडिया और चाइना की बात करें तो 25 to 35% ऑल ओवर वर्ल्ड का जो कंट्रीब्यूशन है ब्लैक कार्बन का वो इंडिया और चाइना के थ्रू होता है। क्यों? क्योंकि इंडिया हाउस होल्ड कुकिंग होती है या काउ डंग पर खाना बनता है। अराउंड 35% ऑफ द ब्लैक कार्बन इन द ग्लोबल एटमॉस्फेयर कम्स फ्रॉम इंडिया एमिटेड फ्रॉम बर्निंग ऑफ वुड एंड काउ डंग इन हाउस होल्ड कुकिंग। इसके चलते गवर्नमेंट में आपने देखा है कि लास्ट 5 ईयर्स में कितने प्लान लगाए गए हैं एलपीजी को लेकर, उज्ज्वला योजना, मोदी जी ने कितने सारे गैसेस को मतलब सब्सिडी हट करवा दी है। बहुत सारे मतलब इस तरीके की बहुत सारी योजनाएं बनाई गई हैं ताकि हमारे जो इंडिया में है कम से कम आपका काऊ डंग या वुड पर या कोयले पर खाना बन सके, क्योंकि उसका एटमॉस्फेयर में काफ़ी ज़्यादा हजार्डियस रोल है। सूर्या योजना बहुत चली है। प्रोजेक्ट सूर्या हैज़ बिन लॉन्च टू रिड्यूस ब्लैक कार्बन इन एटमॉस्फेयर बाय इंट्रोड्यूसिंग एफिशिएंट स्टोव टेक्नोलॉजी, सोलर कुकर, सोलर लैम्प एंड बायोगैस प्लांट। डिफरेंट स्कीम रिलेटेड टू एलपीजी गैस हैज़ बिन लॉन्च लाइक उज्ज्वला योजना। कोई और भी एलपीजी रिलेटेड गैस की जो योजना लॉन्च हुई होगी आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। अब हम बात करते हैं ब्राउन कार्बन की। तो ब्राउन कार्बन भी ऑलमोस्ट आपका ब्लैक कार्बन की जैसे ही प्रॉपर्टीज़ को रखता है, बट इसका जो कलर होता है येलो टू ब्राउन होता है, मतलब स्पेशली ब्राउन नहीं होगा, येलो और ब्राउन की शेड का होगा। It is a light absorbing organic matter in atmospheric aerosol of various origins such as soil, terry material from combustion, bioaerosol, etc. Biomass burning, possibly domestic wood burning, is shown to be a major source of brown carbon. यानी बायोमास बर्निंग जो मैंने आपको बताया, लकड़ी जो घर में हम जलाते हैं आग तापने के लिए या खाना बनाने के लिए, वो आपका सबसे इम्पॉर्टेंट सोर्स है ब्राउन कार्बन का। Brown carbon is generally referred for a greenhouse gases and a black carbon for particle resulting from impure combustion such as soot and dust. Important point है, ब्राउन कार्बन का बेसिकली आपका ग्रीन हाउस गैसेस से रेफर किया जाता है, जबकि जो ब्लैक कार्बन होता है वो बेसिकली आपका सूट और डस्ट की इम्प्योर कम्बशन की वजह से प्रोड्यूस होता है। अब हम बात करते हैं क्लाइमेट फोर्सिंग की। तो क्लाइमेट फोर्सिंग बेसिकली आपके एक तरीके से फैक्टर्स हैं जो कि आपके क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं। कुछ पॉजिटिव फैक्टर भी हैं, कुछ नेगेटिव फैक्टर्स भी हैं। पॉजिटिव फोर्सिंग की बात की जाए तो जो मैंने आपको लास्ट स्लाइड में बताया था कि जो ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं, ठीक है, 8 से 9 जो ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं वो बेसिकली हमारे अर्थ को वार्म करती हैं। लेकिन अगर हम नेगेटिव फोर्सिंग की बात करते हैं तो कुछ एरोसिल्स ऐसे होते हैं और वोल्केनिक अरप्शंस ऐसे होते हैं जो हमारे अर्थ को कूल करते हैं। वोल्केनिक अरप्शन मतलब ज्वालामुखी का फटना। जब हमारा अर्थ बहुत ज़्यादा वार्म हो जाता है तो कहीं ना कहीं ज्वालामुखी फटती है, कहीं कहीं पर आपके एक्टिव वोल्केनो भी अभी पाए जाते हैं। सो एटमॉस्फेरिक एरोसोल इंक्लूड वोल्केनिक डस्ट, सूट फ्रॉम द कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल, पार्टिकल्स फ्रॉम बर्निंग फॉरेस्ट एंड मिनरल डस्ट, डार्क कार्बन रिच पार्टिकल्स सच एज सूट फ्रॉम डीजल इंजन एब्जॉर्ब सनलाइट एंड वार्म द एटमॉस्फेयर. Conversely, exhaust from high sulfur coal or oil produce light aerosol that reflect sunlight back to space. याद रखिएगा, जो भी आपके लाइट एरोसोल होते हैं वो आपके सनलाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं। जो आपके ब्लैक कार्बन थे वो क्या करते थे कि सनलाइट को ट्रैप करते थे यानी एब्जॉर्ब करते थे, प्रोड्यूसिंग अ कूलिंग इफेक्ट. एरोसोल दैट फॉर्म नेचुरली during volcanic eruptions cool the atmosphere. Large volcanic eruptions can eject enough ash into the atmosphere to lower temperatures for a year or a more until the sulfate particles settle out of the atmosphere. ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा, जो एरोसोल्स होते हैं वो बेसिकली कूल करते हैं टेम्परेचर, मतलब कूल करते हैं एटमॉस्फेयर को, और जबकि जो आपके ब्लैक कार्बन थे वो बेसिकली क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर को वार्म करते हैं. अब ये हम चेन देख लेते हैं, बहुत इजी है समझना. अगर आपने मेरी लास्ट 3 वीडियोस को देखे होंगे तो आप इसको रिलेट कर पाएंगे. जैसे आपका देखते हैं कि हमारा जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से जो हमारा फॉसिल फ्यूल के थ्रू जो भी आपकी गैसेस जनरेट होती हैं उसकी वजह से क्या होता है, हमारी जो ग्रीन हाउस गैसेस है वो इंक्रीज़ कर जाती हैं. ग्रीन हाउस गैसेस इंक्रीज़ करती हैं, इसकी वजह से हमारा अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता है और ग्लोबल वार्मिंग होती है. ग्लोबल वार्मिंग की वजह से आपका क्लाइमेट चेंज करता है, और उसकी वजह से क्लाइमेट चेंज करता है तो जो भी आपके ग्लेशियर्स या आइस हैं वो क्या होते हैं, मेल्ट करते हैं. तो ये मेल्ट करेंगे तो जो आपका सी का वाटर लेवल है वो बढ़ जाता है. तो इसकी वजह से जो आपके लो लाइंग कोस्टल्स आइलैंड होते हैं वो आपके सबमर्ज हो जाते हैं.
उसके बाद से लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन ऑफ इकोसिस्टम एंड एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीसीज़। जब आपका पानी का सी लेवल का बढ़ता जाएगा तो उसकी वजह से आपके बहुत सारे स्पीसीज़ हैं जो धीरे धीरे करके एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं। होपफुली आपको ये चेंज समझ में आ रहा होगा। लास्ट टाइम का मेरा टॉपिक बच के आ रह गया था ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल का। तो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल बेसिकली डिस्क्राइब द इम्पैक्ट ऑफ ईच गैस ऑन अ ग्लोबल वार्मिंग। याद रखिएगा, हर एक गैस जो भी आपकी 6 गैसेस होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, परफ्लोरोकार्बन, सल्फर, हेक्साफ्लोराइड, इन सब गैसेस का अपना इंडिविजुअल GWP होता है, ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल होता है। ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल बेसिकली हमारा इंडिकेट करता है कि वो जो पर्टिकुलर गैस है हमारे एटमॉस्फेयर में कितना इफेक्ट डाल रही है। द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ GHG इन टर्म्स ऑफ क्लाइमेट इम्पैक्ट आर हाउ वेल द गैस एब्जॉर्ब एनर्जी, preventing it from immediately escaping to space, and how long the gas stays in atmosphere. The global warming potential for a gas is measures of the total energy that a gas absorbs over a particular period of time compared to carbon dioxide. तो हम इसमें जो बेस लाइन होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर चलते हैं, यानी कार्बन डाइऑक्साइड का GWP हम मान के चलते हैं कि 1 है, और उसके कंपेरेटिवली हम बाकी जो भी आपकी गैसेस हैं उसका GWP निकालते हैं। गैसेस विद द हायर GWP एब्जॉर्ब मोर एनर्जी पर पाउंड देन गैसेस विद द लोअर GWP एंड thus contribute more to warming अर्थ। तो हम आगे के क्वेश्चंस पिछले साल के जो आए हुए हैं 2016 टू 2020 वो क्वेश्चंस इस टॉपिक से रिलेटेड डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, ये ग्रीन हाउस गैस से रिलेटेड है, यानी पिछले वाली वीडियो से रिलेटेड है। तो ये क्वेश्चन अगर आपसे सॉल्व ना हो तो प्लीज़ आप डिस्क्रिप्शन के लिंक बॉक्स में जाकर पुरानी वीडियो को ज़रूर देखिएगा। क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ ग्रीन हाउस गैस इज़ एनी गैस इन द एटमॉस्फेयर विच एब्जॉर्ब एंड री एमिट हीट and thereby keeps the planet atmosphere warmer than it otherwise would be। जैसा मैंने आपको बताया था कि जो आपका अर्थ का जो आपकी सनलाइट से जो भी रेज़ आती हैं अर्थ से टकराकर जो आपकी ग्रीन हाउस गैसेस एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती हैं लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, वो इन रेज़ को एब्जॉर्व करती हैं और फिर वापस से री एमिट करती हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, और इसी वजह से जो हमारा अर्थ है वो वार्म रहता है। इन द अर्थ एटमॉस्फेयर वाटर वेपर इज़ वन ऑफ द मेन ग्रीन हाउस गैसेस। डेफिनेटली अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई डाउट हो रहा है तो आप प्लीज़ मेरा ग्रीन हाउस गैसेस का वीडियो ज़रूर देखिएगा, उसमें आपको ये डाउट क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा कि आपका ऑप्शन बी सही होगा, यानी 1 and 2 बोथ आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ग्लोबल वार्मिंग इज़ द कॉज फॉर क्लाइमेट चेंज, ओजोन डिप्लेशन विल कॉज ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से आपका क्लाइमेट चेंज होता है, अभी मैंने इसी स्लाइड में आपको बताया है। ओजोन डिप्लेशन विल कॉज ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। जो ओजोन डिप्लेशन है आपका स्ट्रेटोस्फेयर पे, उसकी वजह से, उसके डिप्लेशन की वजह से भी ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नॉर्मली कार्बन डाइऑक्साइड इज़ नॉट कंसिडर्ड एज अ एयर पॉल्यूटेंट, कार्बन डाइऑक्साइड इज़ कंस्टिट्यूएंट ऑफ एटमॉस्फेरिक एयर। तो देखा जाए तो ये दोनों स्टेटमेंट ही सही हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को हम एयर पॉल्यूटेंट नहीं कंसीडर करते हैं, क्योंकि जो आपके प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को सिंक करते हैं, बट एक्सेस क्वांटिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज़ कॉल्ड एयर पॉल्यूटेंट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो अगर आपको ये तीनों क्वेश्चंस आ गए, आपने खुद से सॉल्व किए हैं तो बहुत अच्छा, इसका मतलब आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है। और इन केस अगर आपके ये तीनों क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो पाए हैं तो प्लीज़ इससे रिलेटेड वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू।